नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्यावृक्ष पे। आज इस टॉपिक के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग ये डिस्कस करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इस टॉपिक को हम अपने वातावरण से ही रिलेट रखेंगे। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे, सूर्य आपको लाल दिखाई देता होगा, आसमान आपको नीला दिखाई देता है, समुद्र आपको नीला दिखाई देता है, और बारिश के मौसम में सुबह या शाम को इंद्रधनुष का फॉर्मेशन मिलता है। इंद्रधनुष देखने को मिलता होगा गांव में। ये सारी घटना प्रकाश की अपवर्तन की ही व्याख्या करता है। जब हम लोग किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो वहां से वो प्रिज्म उन कलरों, उस श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है। यह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन की ही घटना है। दरअसल प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण ही यह संसार हमें रंग बिरंगा दिखाई देता है। और प्रकाश प्रकृति की एक अद्भुत संरचना है, एक अद्भुत चमत्कार कह सकते हैं। प्रकाश प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है जिसका उद्गम ब्रह्मांड के उद्गम के समय ही हुआ था। तो देर न करते हुए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किन किन माध्यमों में प्रकाश का व्यवहार कैसा होता है, इन सारी प्रोसीजर को, और इसका नियम क्या होता है। प्रकाश जिस तरीके से हम लोगों ने ये देखा था कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है, तो उस सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन दरअसल माध्यमों के ऊपर डिपेंड करता है। प्रकाश का अपवर्तन दरअसल माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। ठीक है, तो कहेंगे जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से होकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये एक सामान्य बात है। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, अपने मार्ग, जो जिस रास्ते पर वो जा रहा होता है, वो अपने पथ को परिवर्तित कर देता है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन की घटना। और सबसे बड़ी बात, यहां पर हम बात कर रहे हैं पारदर्शी माध्यम की। यदि माध्यम पारदर्शी नहीं होता है, यदि कोई माध्यम पारदर्शी नहीं है, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये इस बोर्ड के हम उस पार नहीं देख सकते, तो ये बोर्ड तो पारदर्शी नहीं हुआ, तो क्या यहां पे परावर्तन घटना, अपवर्तन घटना होगी? नहीं होगी। लेकिन यह घटना पानी के अंदर देखने को मिलेगी, आपको ग्लास के अंदर देखने को मिलेगी, कांच के अंदर देखने को मिलेगी, है ना। इस तरीके के अलग अलग जो भी पारदर्शी माध्यम होते हैं, जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रवेश करता है तो वह प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से, उसके बाद हम लोग एक अलग परिभाषा से जानेंगे। मान लेते हैं कि यह कोई माध्यम है, यह हमारा माध्यम है जिसको हमने माध्यम नंबर 1 कह रखा है। ठीक है, यह हमारा माध्यम कोई है 2। इस माध्यम को हम लोग कह लेते हैं विरल, इस माध्यम को कह लेते हैं सघन। ठीक है, और जब प्रकाश को हमने डाला यहां पे इस तल पे, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रकाश के परावर्तन की, अब हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं तो यहां पे परावर्तन नहीं होगा। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की, तो सिर्फ अपवर्तन की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया आई आपतन कोण, इससे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और यहां से ये प्रकाश आगे की तरफ जाएगा। तो देखिए, ये जो प्रकाश है, देखिए प्रकाश आपतित किरण है, और यह जब विरल से सघन में जाता है तो ये हमारा अभिलंब है, और अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक है, ये अभिलंब की तरफ झुक जाता है, इसे हम लोग कहते हैं, इसको हम अगर लाइन खींच ले तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको इस तरीके से खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लाइनिंग सही नहीं हो पा रही है ना। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया अपवर्तक तल, अपवर्तक तल। ये हम इसे कह सकते हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, और ये हमारी होगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, दूसरा अगर हम फिगर लेते हैं, दूसरा फिगर ले लेते हैं यहां पर, ये हम मान लेते हैं कि ये कोई माध्यम है, विरल सघन माध्यम है, और ये हमारा कोई विरल माध्यम है। ठीक है, अब प्रकाश यहां से आता है। ठीक है, और यहां से क्या हो जाता है, हमने क्या खींच लिया, अभिलंब खींच लिया। क्या खींचा यहां पर, अभिलंब। देखिए, अभिलंब खींच लिया, ये हमारा बड़ा आपतन कोण, इसे हम कह देते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। अब प्रकाश को जाना होगा सीधे, और प्रकाश जब सघन से विरल में जा रहा है तो ये अपने मार्ग अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, तो कह देंगे ये हमारा कोण बनेगा कितना, आर, इसे हम कहेंगे आप अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये हमारा होगा अभिलंब, अभिलंब, इसे हम कहेंगे अपवर्तित, सॉरी अपवर्तक तल, अपवर्तक तल। ठीक है, देखिए चीजें समझिए, यहां पे हम अपवर्तनांक से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आगे हम बताएंगे आपको कि अपवर्तनांक क्या होता है, 1 by 1 चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा, पढ़ा है क्या, जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो देखिए, अब हम दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। देखिए, अभिलंब की तरफ झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है, दोनों लिखेंगे। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह या अभिलंब की तरफ झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और ये जो प्रकाश अभिलंब की तरफ झुकना है और अभिलंब से दूर हटना है, यह माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है कि माध्यम सघन है या विरल है, इस घटना के ऊपर डिपेंड करेगा। दरअसल ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल है। जब कभी प्रकाश, ये भी समझ लीजिए, जब कभी भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। और दूसरी कंडीशन में जब प्रकाश कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है।
ठीक है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो आप लिख सकते हो सघन और विरल माध्यम। यहां पर आप लिख सकते हो सघन और विरल माध्यम। देखिए सघन और विरल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेयर और डेंसर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले चीज, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए दो चीजें हमें जानना जरूरी है। पहला क्या, सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम को हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। और विरल माध्यम हमारा होता है, विरल माध्यम को कहते हैं रेरर मीडियम। रेरर मीडियम। दो चीजें, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम की बात करें, अभी हमने कहा देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह आपतित किरण की अपेक्षा, जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण की अपेक्षा यहां पर जो कोण बनाता है, यह क्या बनाता है, अधिक बनाता है। तो इस घटना में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आई होता है। जब प्रकाश कहां से हो जाता है, सघन से विरल में जाता है। लेकिन जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इस कंडीशन में हमारा बनता है कंडीशन आई इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर। मतलब प्रकाश के परावर्तन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो प्रकाश के परावर्तन में सिर्फ हम लोग एक घटना को देख पा रहे थे, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन की ये दो घटनाएं हैं। और ये जो दो घटनाएं हैं यह डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, माध्यम के ऊपर, सघन माध्यम और विरल माध्यम के ऊपर। सघन माध्यम और विरल माध्यम, देखिए यहां पर हमने विरल रख रखा है, इधर हमने सघन रख रखा है। ठीक है, तो कह सकते हैं वह माध्यम जो दूसरे पारदर्शी माध्यम, दूसरे पारदर्शी माध्यम, लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन ओके इसको मिटाते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, आप समझ पाओगे, है ना, ऐसे आप समझ पाओगे। लिख देते हैं जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, देखिए जब प्रकाश, सघन की बात कर रहे हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे, एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे तो यदि आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, देखिए अगर इसको लेते हैं तब यहां कहेंगे आपतित किरण, ये आपतित किरण है हमारी, आपतित किरण के सापेक्ष, आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर क्या हो जाए, यदि आपतित किरण के सापेक्ष अपवर्तित किरण देखिए अभिलंब की ओर झुक जाए, अभिलंब की ओर झुक जाए ऐसा माध्यम प्रकाश सघन माध्यम कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। एक घटना देखने को मिलती है सघन माध्यम की बात। और अगर विरल माध्यम की बात करें तो वही लिखेंगे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे तो आपतित किरण के सापेक्ष अपवर्तित किरण
अविलंब से, यहाँ पे हमने लिखा झुक जाए, और यहाँ पे सिर्फ लिखना है अविलंब से क्या हो जाए, दूर हो जाए, ऐसा माध्यम क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। सिंपल है। अच्छा चलिए लिख भी लेते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए, ये तो हमने सघन लिख लिया। विरल की अगर बात करते हैं तो विरल माध्यम में हम यहाँ पे कहेंगे रेरर मीडियम, रेरर, और यहां पर बहुत ज्यादा कुछ न करके अविलंब से दूर हट जाए, तो ऐसा माध्यम क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। देखिए मैंने लिख दिया, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा बदला हमने, सिर्फ सघन माध्यम के लिए अविलंब की ओर झुक जाएगी, और विरल माध्यम के लिए ये जो अविलंब होगा, अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। यहां पे ये दो घटना है सघन और विरल की। सघन और विरल को समझने के लिए एक चीज और हम समझ सकते हैं, प्रकाश की चाल से। किससे, प्रकाश की चाल से हम एक चीज और समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। कैसे समझेंगे भाई, देखिए तो सघन और विरल को एक बार और समझते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। सघन माध्यम, पहले लिखते हैं विरल माध्यम, क्या लिखते हैं, विरल माध्यम, और दूसरा लिखते हैं सघन माध्यम। अगर आपको सघन और विरल समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपकी गांव की भाषा में बता देते हैं। गांव की भाषा में यह कहा जाता है, विरल को विरल कहा जाता है। विरल को क्या कहा जाता है, विरल को कहा जाता है बीरर, बीरर, और सघन को कहा जाता है घन। जब खेत की बुआई की जाती है, खेत को बोया जाता है, जैसे आप अभी तो गेहूं का मौसम आने वाला है, गेहूं का समय आने वाला है, तो जब गेहूं की बुआई की जाती है तो जहां पर गेहूं की बीजें पास पास हो जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं घन है। घन मतलब जब गेहूं पास पास होगा, गेहूं की जो तनाई होगी वो बहुत पास पास होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सघन है, मतलब बहुत पास पास है तो घन है। मतलब ऐसा मीडियम जहां पर मॉलिक्यूल बहुत पास पास हो, जो अणु हो वो एक दूसरे के बहुत पास पास हो, ऐसा माध्यम क्या कहलाएगा, सघन कहलाएगा। और विरल, विरल मतलब वहां पे जब विरल कहा जाता है, मतलब ये भी हम कहते हैं कि हमारा जो गेहूं की फसल है वो बहुत विरल हो गई है। विरल मतलब बहुत दूर दूर हो गई है। तो हम इसको माध्यम के आधार पर लेंगे कि यदि प्रकाश, सॉरी, यदि पदार्थ के जो कण है या मॉलिक्यूल है वो दूर दूर हो, एक दूसरे से क्या हो, दूर दूर हो, तो हम कह सकते हैं क्या हो सकता है, ऐसा माध्यम क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। ठीक है, तो एक बात समझिए, सघन और विरल आप समझ पा रहे हो, तो एक बात समझिए कि ये जो हवा है, हम लोग हवा में हैं, तो हवा में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो हम लोग हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान पे बड़े ही आसानी के साथ स्थानांतरित हो पाते हैं, जा पाते हैं, और किसी भी एक वस्तु को एक स्थान दूसरे स्थान पे बड़े ही आसानी के साथ स्थानांतरित कर पाते हैं। लेकिन हवा की अपेक्षा यदि हम पानी को लेते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और हमें पानी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में बड़ी कठिनाई होती है। मतलब प्रकाश को भी, यदि प्रकाश है तो प्रकाश को भी सघन माध्यम में चलने में बड़ी आसानी होगी। मतलब हमारी अगर चाल हवा में बहुत तेज होती है, पानी में धीरे होती है, उसी तरीके से प्रकाश की चाल भी हवा में क्या होगी, तेज होगी, और सघन माध्यम में क्या होगी, धीरे होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है, होती है। और दूसरा लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बहुत ही कम होती है। कैसे लिख सकते हैं, सघन माध्यम में विरल की अपेक्षा, विरल की अपेक्षा कम होती है।
कम होती है, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सघन माध्यम में ज्यादा होती है और विरल माध्यम में जो सघन माध्यम में कम होती है, विरल माध्यम में क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन इस बात को, क्योंकि न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया था, अभी हम लोग कणिका सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं। दरअसल ये बात बताया था हाइगेंस ने। हाइगेंस का यह कथन था कि प्रकाश जो होगा सघन माध्यम में तेज चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, और विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन न्यूटन का कणिका सिद्धांत यह बताता है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। यह न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर व्याख्या थी, लेकिन इस बात को आगे चल करके खारिज कर दिया गया और हम लोगों ने इस चीज को हमने पढ़ा कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अत्यधिक होती है और प्रकाश की चाल जो है सघन माध्यम में विरल की अपेक्षा कम होती है। अब कितना कम होती है यह माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह माध्यम, उस माध्यम के जो कण है वो कितने पास पास है, कितने दूर दूर है। वह भी सघनता और विरलता को ही रिप्रेजेंट करता है। अपवर्तनांक सघनता और विरलता को प्रदर्शित करने का एक नियत मान है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? बोलिए, कोई दिक्कत है? तो अभी तो हमने ये देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन सघन और विरल माध्यम पर किस तरीके से निर्भर करता है, इसकी क्या निर्भरता होती है, क्या इसका प्रतिरूप होता है अपवर्तन को लेकर के। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है वो क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कणिका सिद्धांत के पहले स्नेल द्वारा की गई थी 1624 से 26 ईस्वी में। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं, ये देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक फिगर बनाएंगे छोटा सा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहीं पे एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा कोई है और यहां पर प्रकाश हमारा आपतित हुआ, यह आपतित किरण हो गई, ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। प्रकाश को जाना था इधर, प्रकाश इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, ये हम डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आई हो गया और ये जो कोण हो गया कितना हो गया, आर। ठीक है, इसे हम कह दिए आपतित किरण, आपतित किरण। ये हमारा हो गया अभिलंब, अभिलंब। इसे हमने कहा क्या, बोलिए, अपवर्तक तल। और ये हमारी हो गई परावर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया क्या, आपतन कोण, आपतन कोण। ये हमारा हो गया अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे, नियम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन का नियम। अभी तो हमने ये देखा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अभी हमने ये देखा प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हमने देखी कि किस तरीके से प्रकाश जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य हमें लाल दिखाई देता है सुबह सुबह, दोपहर में सूर्य पीला दिखाई देता है, शाम को फिर से सूर्य लाल दिखाई देता है। ये जो हमारा आकाश है वो हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, समुद्र हमें नीला दिखाई देता है, इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। ये सारी घटना प्रकाश के अपवर्तन की है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही यह संसार हमें रंग बिरंगा दिखाई देता है। इस बात को हमने जाना, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है इसको हम सीखेंगे। जिस तरीके से प्रकाश के परावर्तन में दो नियम थे, उसी तरीके से यहां पर भी लिखेंगे प्रकाश प्रथम नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या था, वहां पे हमने देखा था कि प्रकाश आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, देखिए यहां पर तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, किरण एवं अभिलंब
अविलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें बताइए। द्वितीय नियम। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, वहां पर हम लोग जब देखे थे तो यहां पर सबसे बड़ी घटना ये थी कि प्रकाश के परावर्तन में कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां पे एक रिस्ट्रिक्शन लिखेंगे, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है क्या? आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं। परंतु एक बात है कि यदि कोई तल लेते हैं, ये हमने माना कोई तल है, और यदि इस तल के लंबवत यदि प्रकाश डाला जाता है, यदि इस तल के लंबवत क्या डाला जाता है? प्रकाश डाला जाता है, तो यह प्रकाश पुनः अपने मार्ग पर तो वापस लौट जाएगा, और यह प्रकाश बिना अपने मार्ग से विचलित हुए दूसरे माध्यम में सीधे निकल जाएगा। तो इस अवस्था में यदि किसी भी तल पर प्रकाश अगर डाला जाता है तल के लंबवत, तो वह प्रकाश बिना अपने मार्ग से विचलित हुए उसी मतलब कि अपने मार्ग पर सीधे निकल जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का सघन और विरल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन यदि कोई कोण अगर बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब वहां पर देखिए 90 डिग्री से कम कोण बनाता है, तब वहां पर दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपतित किरण का जो कोण है 90 डिग्री हो, 90 डिग्री कहां हो रहा है? 0 हो रहा है ना, क्योंकि कोण तो अभिलंब से बनता है, तो अभिलंब से बनाया गया कोण 0 हो, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 होगा। तो वहां इस घटना के लिए हो सकता है कि जब कोण 0 अंश हो, तो वहां पर कोण 0 अंश होगा उसके लिए, ठीक है। लेकिन इधर नहीं हो सकता। दूसरा हम देखेंगे द्वितीय नियम को स्नेल ने बताया था। कब बताया था? कणिका सिद्धांत के पहले प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की गई थी, ठीक है। तो कहेंगे जब प्रकाश किरण ठीक है किन्हीं दो निश्चित जैसे कि दो माध्यमों में निश्चित तरंग दैर्ध्य में प्रकाश या निश्चित तरंग दैर्ध्य की प्रकाश, ऐसे लिख सकते हैं, निश्चित तरंग दैर्ध्य की प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण कितना है? I की ज्या का मतलब होता है साइन, SINE, साइन मतलब क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण कितना है? R है, ठीक है। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, ठीक है। क्या कहेंगे? n बराबर, n हम मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, तो कह देंगे n बराबर साइन I बटे में साइन R, बराबर क्या होगा? नियतांक। ये होता है अपवर्तन का नियम, ये हमारा बनता है अपवर्तन का नियम, ठीक है।
तो बात समझ में आ रही है। यहां पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझ में आ रहा है। प्रकाश के प्रथम नियम, प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम और प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय। तो हमने प्रकाश का जब परावर्तन भी पढ़ा था, तो प्रकाश के परावर्तन में हमने देखा था कि प्रकाश के परावर्तन में भी दो नियम थे। क्या नियम थे? जब प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है तो प्रकाश का आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर थे। और दूसरा नियम यह था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर थे। लेकिन यहां पर यही सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण ना, अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ये रिस्ट्रिक्शन है, सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरा नियम है, जब कोई की प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों में निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या को हम क्या कहते हैं? साइन। समझ लीजिए, देखिए हम लोग मैथ में कहते हैं साइन को क्या कहते हैं? ज्या। कोसाइन को कोज्या, और टैंजेंट को क्या कहते हैं? स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं साइन, इसके लिए लेते हैं कॉस, इसके लिए लेते हैं क्या? टैन। ये बात याद रखेंगे, ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है, हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में इसको पढ़ा रखा है। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो एक बार हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको चीजें हूबहू एकदम समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या है। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, यहां पर दो नियम दे रखे हैं, और इनके जो अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो नियत रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं n बराबर साइन आई बटे में साइन आर, और ये नियतांक होता है। और इसी नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नाम, स्नेल का नियम। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो आप प्रकाश के अपवर्तन की ही व्याख्या कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या स्नेल के नियम द्वारा की गई थी, और इसके आधार पर किसी भी प्रकाश के अपवर्तन कोण की ज्या और प्रकाश के अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत रहता है। इस चीज को यहां पर बताया गया है, जिससे आप देख पा रहे हो। बात समझ आ रही है? कोई डाउट है यहां पर? बताइए, प्रकाश के अपवर्तन में कोई डाउट है? प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन दो घटनाएं थी। आगे हम लोग देखेंगे एक टॉपिक, थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं, इसे बात करेंगे, फिर अगली वीडियो इस पर प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको रुचि होगी। हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की तो बातें हो गई, हम बात करेंगे अपवर्तनांक की। ठीक है, बात करेंगे अपवर्तनांक की और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात करेंगे अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे हम लोग, और ये जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली बात तो होता क्या है। तो सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि किसी भी पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी पदार्थ का, पारदर्शी माध्यम हो तो किसी भी पारदर्शी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि उस पदार्थ के जो कण है, अणु जो है, वो कितने पास पास है, कितना दूर दूर है, वह जो पदार्थ है वो कितना दृढ़ है। अपवर्तनांक पदार्थ की दृढ़ता को भी रिप्रेजेंट करता है, और वह हम लोग जब दो माध्यमों को, दो पदार्थों को अगर एक संपर्क में लेते हैं, पारदर्शी माध्यमों को, तो यह दर्शाता है कि वो जो पारदर्शी माध्यम है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला कितना सघन है या पहला कितना विरल है। सघनता और विरलता को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। ये बातें हैं, और यहां पर हम देखेंगे कि अपवर्तनांक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक। अब दरअसल बात इसमें ये होती है, अभी मैंने बताया कि सापेक्षता को रिप्रेजेंट करता है अपवर्तनांक, और यहां पर जो दो माध्यम लिए जाते हैं, निरपेक्ष में जो दो माध्यम लिए जाते हैं, इसमें जो पहला माध्यम होता है वह या तो वायु होता है या तो निर्वात होता है।
तो कह सकते हैं वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक में दो माध्यम लिए जाते हैं, माध्यम 1 और माध्यम 2। इन दोनों माध्यमों में कोई भी माध्यम जो होता है वायु और अपवर्तनांक नहीं होता है, सॉरी वायु या निर्वात नहीं होता है। तो जब वायु और निर्वात के साथ किसी माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना की जाती है तो वह जो पदार्थ होता है, वो जो मान होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और यदि दो माध्यमों का हम जो सापेक्ष दो माध्यमों का अपवर्तनांक फाइंड आउट कर रहे होते हैं एक दूसरे के सापेक्ष, तो वहां पर यदि दोनों में से कोई भी माध्यम निर्वात या वायु न हो तो उसे हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये दोनों घटनाएं होती हैं, जिसको हम लोग अगली वीडियो में बड़े ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और इस पर एक बहुत सी खूबसूरत से एग्जांपल के साथ बातें करेंगे। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और मेरे लेक्चर्स आपको 1 बाय 1 समझ में आ रहे हैं। और ऐसी ही चीजें को सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विद्या टिप्स को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।